हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में बायोलॉजी से 311 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 2024 में जो एग्जाम हुई थी उसमें। तो मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें मैं आपको टोटल 311 क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लेते हो तो आगे आने वाली जो एग्जाम है जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में यहाँ से बायोलॉजी से क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इतिहास रहा है कि रेलवे रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है पहले, उसी कॉन्सेप्ट से आगे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस क्लास का, इस प्लेलिस्ट का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सभी को पता है इस तरफ आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इस तरफ मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाता हूँ। ठीक है, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, मिस मत करना, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11, आपको इस तरफ दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीव में अनुवांशिक रूप से पूर्ण निर्धारित लिंग नहीं होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर 1 घोंगा, ऑप्शन नंबर बी है मनुष्य, ऑप्शन नंबर सी है कबूतर और ऑप्शन नंबर डी है कुत्ता। बताओ भैया आपका राइट आंसर क्या होगा। देखो, हमारा जो लिंग का निर्धारण होता है वो अनुवांशिक रूप से होता है, लेकिन जो घोंगा होता है, इसमें लिंग का जो निर्धारण है वो भैया अनुवांशिक रूप से नहीं होता है। अनुवांशिक रूप से नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इसका लिंग का निर्धारण वातावरण पर निर्भर करता है। इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। वातावरण पर निर्भर करता है इसके लिंग का निर्धारण। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने क्या कहा कि जो घोंगा होता है उसमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो अनुवांशिक रूप से नहीं होता है, वातावरण पर निर्भर करता है इसके लिंग का निर्धारण कि नर होगा या फिर मादा होगी। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी। इसके अलावा याद रखना, जो घोंगा होता है वो अपना लिंग बदल सकता है, ये लिंग बदल सकता है, इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं भैया घोंगा से संबंधित जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अनुवांशिक रूप से इसके लिंग का निर्धारण नहीं होता है, वातावरण पर निर्भर करता है और अपने लिंग को ये बदल सकता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, मिटा दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो ग्रहण इंद्रिया यानी कि ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किसका पता लगाने में सक्षम नहीं है। देखो, आपसे कह रहा है कि अगर आपकी नाक जो है वो अवरुद्ध है तो इस नाक में पाए जाने वाले जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो किसका पता लगाने में सक्षम नहीं है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्वाद, ऑप्शन नंबर बी है चलना, ऑप्शन नंबर सी है गंध, ऑप्शन नंबर डी है श्रवण। देखो, आप सभी को पता है कि आपकी जो नोज होती है, आपकी जो नाक होती है, इसमें एक खाली जगह होती है जिसे कहा जाता है नेजल कैविटी। जिसे क्या कहा जाता है? नेजल कैविटी कहा जाता है। इसी नेजल कैविटी में क्या पाए जाते हैं? आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। ओल्फैक्टरी क्या पाए जाते हैं? रिसेप्टर पाए जाते हैं।
और ये ओल्फैक्टरी जो रिसेप्टर्स होते हैं ये किसका पता लगाते हैं? ये गंध का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं? गंध का पता लगाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन भी यही पूछा गया है। देखो, नाक में जो खाली जगह होती है उसे नेजल कैविटी कहा जाता है। नासा गुहा या नाक गुहा भी कह सकते हैं आप, है कि नहीं? तो इसमें ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो गंध होती है ना, उस गंध का पता लगाने में सहायक होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है कि यदि आपकी नाक अवरुद्ध है तो ग्रहण इंद्रिया यानी कि जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो किसका पता लगाने में सक्षम नहीं है? तो गंध का पता लगाने में सक्षम नहीं है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 13 अच्छा क्वेश्चन है। यहां से क्वेश्चन आरआरबी एएलपी सीबीटी फर्स्ट हुआ था 2024 में, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आरआरबी जेई में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? दोबारा से पढ़ता हूं। थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है? आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्लैंड यानी कि पीनियल काय ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी है थायराइड ग्लैंड यानी कि थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी है थाइमस ग्लैंड यानी कि थाइमस ग्रंथि। और ऑप्शन नंबर डी है पेंक्रियाज यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में थायरोक्सिन हार्मोन का नाम लिया गया है। थायरोक्सिन हार्मोन का नाम लिया गया है। तो जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि इस थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन यानी कि जो स्राव है वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो वो करती है भैया थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड को क्या कहा जाता है? इसे हिंदी में आउटू ग्रंथि कहा जाता है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और ये होती है भैया हमारी नेक में या फिर थ्रोट में, गले में, गर्दन में होती है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसे आप थायराइड हार्मोन भी कह सकते हो। इसे आप थायराइड हार्मोन भी कह सकते हो। और ये थायरोक्सिन या थायराइड जो हार्मोन होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है T3 और एक होता है T4। अब इस हार्मोन के निर्माण के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए या थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए या T3 या T4 हार्मोन के निर्माण के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है आयोडीन और दूसरा होता है टायरोसिन एमिनो एसिड। ये जो एमिनो एसिड होता है ये हमारे शरीर में उपस्थित होता है ऑलरेडी। और ये जो आयोडीन है ये हमें साल्ट यानी कि नमक से प्राप्त होता है। तो कैसे निर्माण होता है इस T3 T4 का या फिर थायराइड हार्मोन का या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का? जब तीन मॉलिक्यूल, ध्यान से समझना, जब तीन मॉलिक्यूल इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? तो T3 का निर्माण होता है। जब चार मॉलिक्यूल इस टायरोसिन एमिनो एसिड के साथ में जुड़ जाते हैं, इस एमिनो एसिड के साथ में जुड़ जाते हैं तो T4 का निर्माण होता है। इनकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, T3 की और T4 की, या आप कह सकते हो थायराइड हार्मोन या थायरोक्सिन हार्मोन। जब मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया था तो मैंने सारी चीजें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की थी। तो यहां से हमें यह पता लगा कि भैया ये जो थायराइड हार्मोन है, T3 या T4 हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन है, इसके संश्लेषण के लिए यानी कि इसके निर्माण के लिए जो थायराइड ग्रंथि है उस थायराइड ग्रंथि को दो चीजों की आवश्यकता पड़ी। एक है आयोडीन और दूसरा है टायरोसिन एमिनो एसिड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। ये आयोडीन से बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से समझो मेरी एक बात को भैया। वो बात ये है कि 5 जनवरी से मैंने एक स्पेशल बायोलॉजी का बैच स्टार्ट किया है, बायोलॉजी स्पेशल 0.2 के नाम से।
₹29 पर मंथ देने की आवश्यकता होगी आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए। मेंबरशिप लेनी पड़ती है पर महीना। ₹29 पर मंथ अगर आप दोगे मुझे तो मैं आपको बायोलॉजी का बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा। संपूर्ण बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो मैंने आपको बताया था लगभग 20 से 22 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, सीडीएस, यूपीएससी, पटवार, पुलिस, अदर गवर्नमेंट कोई सी भी एग्जाम हो, अगर आपके सिलेबस में बायोलॉजी है तो भैया मैं यहाँ पर आपको बायोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से करवाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक। अब तक मैंने 2 चैप्टर करवा दिए हैं, पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इस हमारे बैच में कंप्लीट हो चुका है और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतस्रावी तंत्र वाला चैप्टर भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है। अभी भी आपके पास समय है, जब एग्जाम आ जाएगी तो उस समय मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं स्टूडेंट, तो साइंस पढ़ने का अभी मौका है। बायोलॉजी से क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं, जितने फिजिक्स से पूछे गए, जितने केमिस्ट्री से पूछे गए, उतने ही क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे गए हैं। तो बायोलॉजी को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपने देखा होगा 2024 में जितने भी रेलवे की एग्जाम हुई है उन सभी एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बराबर क्वेश्चन आए हैं, तो किसी को भी हल्के में नहीं लेना है। और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर आप 1-2 नंबर से रह जाते हो तो सोचते हो कि यार मैं तो 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। अरे भैया जब आप एग्जाम पेपर में बैठे थे, मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, तो आपने ऊपर चोटी से लेकर के एडी तक का जोर लगाया था उस 1 नंबर को लाने के लिए, पर वो 1 नंबर नहीं आया क्योंकि उस 1 नंबर के लिए आपने मेहनत नहीं की। तो अभी मौका है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर एक बार आपने बैच ज्वाइन कर लिया ना तो फिर आपको बार बार कहीं से किसी भी जगह से बायोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपसे कहना है भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस बैच का, तो जाकर के ज्वाइन कर लेना। तो 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया ना। तो अब बता सकते हो कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है। तो किस ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के लिए आयोडीन आवश्यक होता है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए या थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, चलो मिटा दो। ओके, मजा आ रहा है चीजें सीखने में? अरे भैया मजा क्यों नहीं आएगा, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको सारी चीजें सिखा देंगे यार। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 14 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निषेचन के लिए कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पंखुड़िया, ऑप्शन नंबर बी है परागकण एवं बीजांड, ऑप्शन नंबर सी है थैलेमस, ऑप्शन नंबर डी है बाह्य तल। देखो ध्यान से समझना, पौधों में 2 चीजें होती है, एक होता है निषेचन और एक होता है परागण यानी कि पोलिनेशन। दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता। एक दिन तो एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि निषेचन और पोलिनेशन क्या दोनों एक ही होते हैं क्या? नहीं भैया, दोनों अलग अलग होते हैं। पोलिनेशन यानी कि परागण और निषेचन की प्रक्रिया पादपों में दोनों अलग अलग होती है। देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। नर पुष्प के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नर पुष्प के 3 भाग होते हैं। ये वाला भाग होता है, ये होता है फिलामेंट, जिसे तंतु कहा जाता है। ये होता है ऊपर थैलीनुमा संरचना एंथर यानी कि परागकोश, और इसमें छोटे छोटे सफेद रंग के दानेनुमा संरचना पाई जाती है, उसे कहा जाता है पोलिन ग्रेन या पोलिन ग्रेन्स यानी कि परागकण। ये पुष्प का नर भाग है भैया, यानी कि नर पुष्प है। ध्यान से समझना मेरी बातों को। इधर देखो, यह है मादा पुष्प, और मादा पुष्प के 4 भाग होते हैं कुछ इस तरीके से। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। ये जो बीच वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है ये होता है स्टाइल यानी कि वर्तिका। ये वाला जो भाग होता है ये होता है ओवरी यानी कि अंडाशय, और इसके अंदर की तरफ एक भाग और होता है, ये होता है भैया ओव्यूल यानी कि बीजांड या फिर डिंब कहा जाता है इसे। ये 4 भाग होते हैं। अब दोनों का मतलब समझना भैया। क्वेश्चन आपसे निषेचन के बारे में पूछा गया है कि भैया निषेचन के लिए कौन सा अंग, कौन सा प्रजनन अंग आवश्यक है।
लेकिन उससे पहले आपको पोलिनेशन की प्रोसेस पता होना जरूरी है, परागकण के बारे में पता होना जरूरी है कि परागण होता क्या है। देखो, इस नर पुष्प से ये जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं, परागकण होते हैं, इन पराग कणों का कहाँ पे पहुंचना, मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। देखो ध्यान से समझना, ये चीज अलग है, ये पोलिन ग्रेन है, ये पराग कण है, ये पोलिनेशन है, परागण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया परागण क्या है, पोलिनेशन क्या है, तो बता देना है कि पुष्प के नर भाग से पोलिन ग्रेन्स यानी कि पराग कणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है, परागण कहलाता है। निषेचन अलग होता है। निषेचन क्या होता है, ध्यान से समझना मेरी बात को। निषेचन होता है भैया जो नर युग्मक होता है। अब नर युग्मक क्या होता है, तो भैया परागकण को ही नर युग्मक कहा जाता है। जैसे हमारे शरीर में शुक्राणु होता है ना, नर युग्मक, और मादा युग्मक अंडाणु होता है, वैसे ही पादपों में जो नर युग्मक होता है वो परागकण होता है, और जो मादा युग्मक होता है वो होता है भैया अंडा या डिंब या फिर अंडा, ये होता है बीजांड में। तो इन दोनों के संलयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इन दोनों के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हमारे शरीर में अगुणित बनता है, ये भ्रूण जो बनता है, युग्मनज जो बनता है, निषेचन के बाद में युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज जो बनता है वो हमारे शरीर में अगुणित बनता है, लेकिन यहाँ पर द्विगुणित बनता है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो जब ये पोलिनेशन की प्रोसेस के तहत, परागकण की प्रोसेस के तहत में भैया, जब ये पोलिन ग्रेन्स जो परागकण होते हैं, ये स्टिग्मा वर्तिकाग्र तक यहाँ तक पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर एक पराग नली का निर्माण होता है। इस पराग नली की सहायता से ये जो परागकण आए हैं, ये वाले, तो ये भैया कहाँ पे पहुंचेंगे, ये पहुंचते हैं भैया बीजांड के पास में, ओव्यूल के पास में, और इसमें मादा युग्मक होते हैं भैया, ये मादा युग्मक है, ये अंडा है। तो ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में जुड़ेंगे, और नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में जुड़ेंगे तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जिसके तहत युग्मनज और जाइगोट का निर्माण होगा, जो कि द्विगुणित होता है। हमारे शरीर में जो युग्मनज और जाइगोट बनता है वो अगुणित होता है, लेकिन यहाँ पर द्विगुणित होता है। उसके बाद में भ्रूण बनेगा, अंडाशय से अलग होगा, इस ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है, याद रखना, और अंडाशय है, इस अंडाशय से एक फल का निर्माण होता है। तो ये चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया निषेचन के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है, तो भैया एक तो इस परागकण की आवश्यकता होती है और एक इस बीजांड की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यही आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, परागकण एवं बीजांड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने चीजों को ध्यान से समझा है, ध्यान से सुना है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो कोई बात नहीं, प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। मैंने वहां पर प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जिसमें मैंने आपको पुष्पों के बारे में पढ़ाया था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था, जैसे कि नर पुष्प के भाग है, इनका बहुत अच्छे से बताया था, मादा पुष्प के भागों के बारे में बताया था, लेकिन ये किस तरीके से पोलिनेशन की प्रोसेस होती है। कुछ जलने की आवाज आ रही है, आवाज नहीं आ रही, सॉरी, कुछ जलने की गंध आ रही है। रूम के अंदर तो नहीं है, बाहर है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, तो जाकर के पढ़ लेना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया अच्छे से, ओके, मिटा दो, ठीक है भाई। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन आसान है, बस समझने की बारी है। अगर आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बहुत अच्छे से सिखा चुका। क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन नंबर बी है अंतःशोषण, ऑप्शन नंबर सी है वाष्पोत्सर्जन से ट्रांसपिरेशन भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी है परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन भी कहा जाता है। देखो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। ट्रांसपिरेशन,
वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पानी का वाष्प के रूप में बदलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। सही है मेरी बात, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। पहले मैं आपको बता दूं, ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। वाष्पोत्सर्जन को सीखने के लिए आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता होना जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वातावरण से तो क्या लिया जाता है, वातावरण से तो लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। जड़ जो होती है वो पानी का और खनिज लवण का अवशोषण करती है, तो जड़ से आता है भैया पानी। उधर भैया सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, भाई सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से यहाँ पर क्या बनता है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में जल बनता है, कुछ मात्रा में जल बनता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ना, ये प्रोसेस कहलाती है भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। जो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है ये, जिसके तहत पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। यहाँ पर जो ग्लूकोज बना है ये भोजन है पादपों का, और ये प्रोसेस होती है पत्तियों में। कहाँ पे होती है? पत्तियों में। अब ध्यान से समझना, तो जो पत्तियां होती है ना, कुछ इस तरह की होती है पत्तियां, कुछ इस तरह की पत्तियां होती है। तो इन पत्तियों में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं भैया, ऐसे छोटे छोटे छिद्र और पाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत जो एक्सिस अमाउंट में जो पानी बना है यहाँ पर, तो अधिक मात्रा में जो पानी है, देखो भैया भोजन बनाने के लिए जितनी पानी की आवश्यकता होती है उतना पानी यूज में ले लिया, उसके तहत प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया हो जाती है तो कुछ मात्रा में यहाँ पर पानी भी बनता है। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है, ये एक्स्ट्रा पानी जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं, इन रंध्र की सहायता से भैया, इन रंध्र की सहायता से ये वातावरण में चले जाते हैं, वातावरण में परिवर्तित हो जाते हैं, ये वातावरण में पहुंच जाते हैं, वातावरण में वाष्पित हो जाते हैं, या आप कह सकते हो कि वातावरण में वाष्प के रूप में ये पानी चला जाता है, वातावरण में वाष्प के रूप में ये पानी चला जाता है। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। कि भैया ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट का पानी है, ये पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं रंध्र, इन रंध्र की सहायता से, इस रंध्र की सहायता से जो वातावरण में ये पानी है वो वाष्प के रूप में खो जाता है। इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है भैया। आपने देखो होगा जब आप सुबह सुबह उठते हो तो जो बड़ा पौधा होता है ना, जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उनके ऊपर देखो होगा आपने सर्दियों के दिनों में, या फिर देखो होगा कभी ना कभी सुबह जल्दी 3-4 बजे उठते हो तो वहां पर पौधों को हिलाने पर भैया बहुत सारा पानी नीचे गिरता है। तो वो जो पानी गिरता है ना, वो भैया इस वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस के तहत ही भैया बाहर निकलता है, इस वात रंध्र की सहायता से, रंध्र की सहायता से बाहर निकलता है। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। इसी प्रोसेस को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है भैया। एक्सेस अमाउंट में जो पानी था पेड़ पौधों के पास में, वो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते थे, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, इनकी सहायता से ये जो एक्सेस अमाउंट में जो पानी है आपके पेड़ पौधों के पास, वो वातावरण में वाष्प के रूप में उड़ जाता है, वाष्प के रूप में अलग हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसक्रिप्शन, और ये पानी यहाँ से भी आता है भैया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? या फिर जड़ों के द्वारा जो पानी अवशोषण किया जाता है, तो कुछ पानी तो भैया यहाँ से उपयोग में लिया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, और जो एक्सेस अमाउंट में जो पानी होता है वो रंध्र की सहायता से पेड़ पौधों से बाहर निकल जाता है। तो इस चीज को, प्रोसेस को ही वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पौधे जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं, जल वाष्प के रूप में पानी खो देते हैं। यही चीज तो मैंने आपको बताई है। मैंने कौन सा अलग बताया, मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया, तो क्या ही फर्क पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले ले स्क्रीनशॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो चुका है भैया। मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है? आपके ऑप्शंस है परिसंचरण, भाई सर्कुलेशन में देखने को मिलता है कि डीएनए का प्रतिलिपि। ऑप्शन नंबर बी है प्रजनन, ऑप्शन नंबर सी है मलोत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी है शोषण। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी,
इनका डीएनए से कोई मतलब नहीं है। जो ऑप्शन भी दिए गए हैं वो बिल्कुल खत्म दिए गए हैं। डीएनए प्रतिलिपि का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं सिंपल भाषा में, डीएनए प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है। डीएनए प्रतिलिपि का मतलब होता है, जो डीएनए होता है ना, इसका एक अणु जो होता है ना, इसका जो एक अणु होता है ना भैया, वो प्रजनन कोशिकाओं के अंदर, जो प्रजनन कोशिका, वह कोशिका जो प्रजनन में सहायक होती है, जो जनन में सहायक होती है, इन प्रजनन कोशिकाओं में क्या करता है भैया, अपनी दो समान प्रतियां बना लेता है, अपनी दो समान कॉपी बना लेता है, अपनी दो समान प्रतियां बना लेता है, प्रतियां बना लेता है। इसका मतलब यह है कि डीएनए डबल हो जाता है, अपने जैसी दो फोटोकॉपी बना लेता है भैया, दो फोटोकॉपी बना लेता है डीएनए। भाई डीएनए का जो एक अणु होता है वो अपने समान प्रजनन कोशिकाओं में दो फोटोकॉपी बना लेता है, दो प्रतियां बना लेता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है डीएनए प्रतिलिपि, जो प्रजनन कोशिकाओं में सहायक है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ये होगा भैया, ऑप्शन नंबर बी प्रजनन इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि निम्नलिखित में से किस जीवन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिलिपि का निर्माण एक आधारभूत घटना है, तो प्रजनन में आवश्यक है भैया, ये आपको पता होना जरूरी है। परिसंचरण में डीएनए का कहीं उपयोग नहीं है भैया, मलोत्सर्जन में नहीं है, श्वसन में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि नर जननांग सीसन किसके स्थानांतरण में सहायता करता है। आपके ऑप्शंस है अंडे, ऑप्शन नंबर बी है ध्रुवीय शरीर, ऑप्शन नंबर सी है शुक्राणु, ऑप्शन नंबर डी है युग्मनज। देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। सेक्सुअल इंटरकोर्स की जो प्रोसेस होती है, जिसके तहत मेल बॉडी से या मानव शरीर से या नर शरीर से शुक्राणु जो होते हैं वो सीसन की सहायता से फीमेल बॉडी में प्रवेश करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? दोबारा बता देता हूं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के तहत जो शुक्राणु होते हैं जिनका निर्माण नर में होता है, जिनका निर्माण मेल में होता है, तो ये मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में सीसन की सहायता से भैया स्थानांतरित होते हैं। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि नर जननांग सीसन किसके स्थानांतरण में सहायक होता है, तो शुक्राणुओं के स्थानांतरण में सहायक होता है। इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, सिंपल सी बात है भैया, सबको पता है। इतनी बात क्लियर है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। देखो ध्यान से समझ लेना भैया, मैं मानव शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने कोशिका वाले चैप्टर में बताया कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरियल सेल है। अगर मानव शरीर के बारे में अगर हम बात करें तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, मानव शरीर के बारे में बात करें तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है भैया अंडाणु, जो कि मादा में उपस्थित होता है। और सबसे छोटी कोशिका की बात करें भैया तो सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है भैया शुक्राणु। कौन सी होती है? शुक्राणु। ये नर में होता है, ये मेल में होता है शुक्राणु, जिसका स्थानांतरण सीसन के द्वारा मेल बॉडी से फीमेल बॉडी तक होता है। और सबसे लंबी कोशिका जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है मेरे भाई तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो सबसे लंबी कोशिका है मेरे भाई तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी है मेरे भाई? तंत्रिका कोशिका है, यानी कि नर्व सेल है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो अंडा बता देना है, एग बता देना है। सबसे छोटी कोशिका पूछे तो शुक्राणु बता देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भैया, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए,
हाथ और पैर में विद्वान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं। इस तरह की पेशियों को क्या कहा जाता है? देखो, हमारे शरीर में कुछ ऐसी पेशियां होती है जो हमारी इच्छा से काम करती है। जब हमारी इच्छा होती है तो हम उन मांसपेशियों को गति दे सकते हैं, जब हमारी इच्छा नहीं होती है तो उन मांसपेशियों की गति को रोक सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी पेशियां होती है जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। तो याद रखना भैया, देखो, दो प्रकार की पेशी, उसे तो तीन प्रकार की होती है, लेकिन एक होती है ऐच्छिक पेशी। ये जो ऐच्छिक पेशी होती है ये हमारी इच्छा से काम करती है, ये हमारी इच्छा से काम करती है, ठीक है। एक होती है अनैच्छिक पेशी, और ये जो अनैच्छिक पेशी होती है ये ऐसी पेशी होती है जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है, जो हमारी इच्छा से काम नहीं करती है। जैसे कि हृदय जो पेशी है ये एक प्रकार की अनैच्छिक पेशी है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाली जो मसल्स होती है, जो पेशी होती है, जो मांसपेशी होती है, वो अगर हमारी इच्छा से काम करेगी तो हमने कह लिया हृदय की पेशियों को नहीं रुको, तो वो रुक जाएगी, तो हम रुक जाएंगे भैया जिंदगी में। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐच्छिक पेशी जो हमारी इच्छा से काम करती है, अनैच्छिक पेशी जो हमारी इच्छा के बगैर काम करती है। तो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि हाथ पैरों में पाई जाने वाली जो पेशी होती है वो हमारी इच्छा से गति करती है, जब हमारी इच्छा होती है तब हम उन्हें रोक देते हैं, तो ऐसी पेशियों को कहा जाता है ऐच्छिक पेशी। और जो हमारी इच्छा से काम ना करे, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था हृदय पेशी, वो होती है अनैच्छिक पेशी। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐच्छिक पेशियां। इतनी बात क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, मिटा दो, ओके। तो आज का हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है भैया वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन नंबर ए है सब्जी के छिलके, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक की बोतल, ऑप्शन नंबर सी है खराब खाद्य पदार्थ। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर बी है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी है केवल ए और ऑप्शन नंबर डी है केवल बी। तो इसका राइट आंसर होगा भैया केवल बी, क्योंकि आपसे वो क्वेश्चन, वो प्रकृति पूछी गई है जो जैव निम्नीकरण नहीं है। भाई कौन से पदार्थों की प्रकृति जो है वो जैव निम्नीकरण नहीं है? मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था मैंने कि जैव निम्नीकरण क्या होता है, एक बार और देख लीजिए। जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, और एक होता है गैर जैव निम्नीकरण, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखो दोनों में अंतर क्या है। तो ये जो होते हैं ना जैव निम्नीकरण पदार्थ, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, सूक्ष्म जीव, इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से इनका अपघटन हो जाता है, ये टूट जाते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे कि फल है, सब्जियां है, पादप या फिर जंतुओं का मर्त शरीर है, जंतुओं का मर्त शरीर है, मल है भैया। तो ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है भैया, ये फल, सब्जियां, पादप, जंतुओं का मर्त शरीर, मल, क्योंकि इनका अपघटन है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह की सहायता से हो जाते हैं। ये लंबे समय तक हमारे पर्यावरण में पड़े नहीं रहते हैं, ये जल्दी ही हमारे पर्यावरण में मिल जाते हैं। लेकिन ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि गैर जैव निम्नीकरण होते हैं, इनका अपघटन सूक्ष्म जीवों की सहायता से नहीं होता है। इनका अपघटन जो है वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से नहीं होता है, इनका अपघटन जो है वो नहीं होता है, इनका अपघटन हो जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पॉलीथीन है भैया, जो पॉलीथीन है इसका अपघटन नहीं होता है, ये लंबे समय तक हमारे वातावरण में पड़ी रहती है। जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, तो ये सभी भैया नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है, गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है जिनका अपघटन नहीं होता है। पॉलीथीन, रबर, प्लास्टिक, कांच की बोतल, तो इनका अपघटन नहीं होता है, ये लंबे समय तक हमारे वातावरण में पड़े रहते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के उदाहरण है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरण नहीं है?
कौन से पदार्थों की प्रकृति जैव निम्नीकरण नहीं है? सब्जियों के छिलके जैव निम्नीकरण पदार्थों की प्रकृति है भैया, सब्जियों के छिलके हैं वो जैव निम्नीकरण में आते हैं। प्लास्टिक की बोतल भैया गैर जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। खाद्य पदार्थ है, इनका अपघटन हो जाता है भैया, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बस आज यहीं तक रखते हैं। कल इसकी तीसरी क्लास आएगी जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन जो 311 क्वेश्चन है वो सारे के सारे 311 क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने बैच नहीं लिया है तो बैच ले लेना भैया, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बैच से संबंधित जानकारी। अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो बायोलॉजी पढ़ लेना भैया, मैं कह रहा हूँ बार बार, मौका नहीं आता, अभी मौका है आपके पास। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।